जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो रीट के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईवीएस की प्रैक्टिस चालू कर चुके हैं, हम लोग मैथ्स की कर चुके हैं। सीडीपी का मैं एक सेट आप लोगों को करा चुका हूं। आज सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास का आज आप लोगों का सेकंड प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं आप लोग पेपर 1 लेवल 3 का मतलब ये है पीआरटी या जूनियर, किसी के भी आपको नोट्स लेने, लेवल 3 या लेवल 2 किसी के लिए भी आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग नोट्स ले सकते हो। अगर एक नोट्स लेते हो 99 रहेगा, दोनों का लेते हो तो 149 में आपको मिल जाएंगे। ये इस नंबर पर मैसेज करना है। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, कॉल किसी को भी नहीं करना। कॉल अटेंड नहीं होगा, फिर आप बोलो कॉल अटेंड नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना आप लोगों को। 1 घंटे 2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा और आप लोगों को नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। प्लीज कॉल नहीं करेंगे और मैसेज भी भाई सीरियस कैंडिडेट करें, फालतू के लोग मैसेज भी ना करें, ठीक है। फालतू के लोग मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो पर चलते हैं। वीडियो शुरू कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही 30 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ मेरी तरफ से नहीं रहने वाला, ठीक है। रीट में 30 के 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। पहला ही क्वेश्चन एल्बर्ट बंडूरा से पूछा गया है भाई। एल्बर्ट बंडूरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीडीपी में और एक क्वेश्चन इनसे हर बार बनता ही बनता है, ठीक है। इनसे बनता ही बनता है। तो एल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। कौन सा अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा दिया गया था भाई एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा? कमेंट में फटाफट मुझे रिप्लाई दे दो, फटाफट रिप्लाई दो। तो जो लोग भाई रिप्लाई दे रहे हैं एल्बर्ट बंडूरा ने जो दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, उनका बिल्कुल ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 1 के द्वारा 1 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इन्होंने कहा था भाई व्यक्ति कैसे सीखता है? एक दूसरे का अवलोकन करके, नकल करके, एक दूसरे के व्यवहार से ही व्यक्ति सीखता है, ठीक है ना। आदर्श व्यवहार करता है तो कोई कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल जाता है, तो सेम यहाँ चीज अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो व्यक्ति कैसे सीखता है भाई? समाज से ही सीखता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? हाउ मेनी पर्सनैलिटी फैक्टर्स आर प्रपोज्ड बाई रेमंड केटल? ये क्वेश्चन भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीट में पूछ लिया गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन ना तो यूपी टेट, सी टेट वगैरह, उत्तराखंड टेट, एमपी टेट कहीं भी नहीं पूछा गया है, बट दे रखा है तो पढ़ लेना भाई। ये जो हो जाते हैं, इन्होंने जो बताए थे 16 बताए थे, 16 बताए थे, तो इसको 16 पीएफ के नाम से भी जाना जाता है। 16 पीएफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। पीएफ स्टैंड फॉर पर्सनैलिटी फैक्टर, याद रखिएगा। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर इन्होंने बताए थे। किसने? रेमंड केटल ने ये बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो क्या याद रखना है? मनुष्य की जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत है, ये किसने दिया है? ये याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। किसने? अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताई है भाई? 5 आवश्यकताएं बताई हैं। 5 आवश्यकताएं इन्होंने कौन कौन सी बताई हैं? सबसे पहले व्यक्ति को क्या चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं होती है, जैसे कि भाई खाना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है ना, चाहिए रोटी कपड़ा, ये चाहिए। सबसे पहले क्या है? खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए। दूसरे जो उन्होंने बताया था, ये बताया था सुरक्षा। तो यानी कि क्या चाहिए भाई? व्यक्ति को मकान भी चाहिए, एक तरीके से सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी वो चाहता है। अगर व्यक्ति के पास रोटी है, कपड़ा है भाई, इसके बाद मकान की चाह करेगा, मकान भी उस व्यक्ति के पास है, फिर वो संबंध जो भी इसके रिलेटिव है उनको बचाने की कोशिश करेगा, उनके लिए भी वो सोचेगा, उनके बारे में भी वो सोचेगा, विचार करेगा। फिर उसको क्या चाहिए भाई? फिर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रेस्पेक्ट।
ठीक है ना, पुष्पाबाई बन जाता है, उसको क्या चाहिए भाई, फुल रेस्पेक्ट चाहिए। और सबसे लास्ट होता है आत्मसिद्धि की प्राप्ति। भाई ये हर एक व्यक्ति को नहीं मिल पाती, ये समझ लीजिए, यहां जाके तो व्यक्ति भगवान टाइप बन जाता है। क्वेश्चन कैप्टन बंद्रा वाला पूछ लिया जाता है भाई, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका करेक्ट आंसर आप आत्मसिद्धि की प्राप्ति कर दोगे। तो भाई दैहिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान व्यक्ति को चाहिए, व्यक्तिवाद या समूहवाद, स्नेह व संबंधता और आत्मसिद्धि। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो भाई ऑप्शन 2 जो है ये भी इसमें शामिल नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, और रॉन्ग है इसलिए करेक्ट आंसर यही बनेगा, इसलिए यही बनेगा। दैनिक आवश्यकता में क्या आ जाएगा, इंसान को रोटी चाहिए भाई, खाना चाहिए, तो चीज चाहिए ना, ठीक है ना। स्नेह व संबंधता मैंने बताई, आत्मसिद्धि की प्राप्ति ये सबसे ऊपर चलेगा, सबसे ऊपर भाई ये रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। एक व्यक्ति एक समय में 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। ये क्वेश्चन लगातार 2 बार रीट में आ चुका है, लगातार 2 बार आया है, याद रखना अभी आया है। जो लास्ट के 2 पेपर हुए हैं दोनों में ये क्वेश्चन शामिल रहा था। तो व्यक्ति के माइंड में 2 चीज चल रही हो, 2 विपरीत इच्छाएं चल रही हो, तो उनको क्या कहते हैं भाई। एक होता है भाई, मान लीजिए मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, मैं करूं या नहीं करूं, तो ये जो कहलाता भाई द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है। अच्छा एक ताज्जुब वाली बात समझिए, चारों के चारों ऑप्शन भी यही हैं, न तो एग्जामिनर ने ऑप्शन चेंज किए थे, न क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की थी, डायरेक्ट उठा के वही क्वेश्चन डाल दिया था। लगातार दूसरी बार क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज सेम थी, कुछ भी हेरफेर नहीं था, एक शब्द भी इधर उधर एग्जामिनर ने नहीं किया, बिल्कुल कॉपी कर दिया था क्वेश्चन को। इसलिए कहा जाता है भाई पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाइए और धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए। कभी भी आप असफलता उस पेपर में नहीं पा सकते, असफल नहीं होंगे आप लोग, हमेशा सफलता मिलेगी। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। स्टीफन कोरे से संबंधित कौन सा अनुसंधान है आप लोगों को यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। और क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान ये इनसे संबंधित है, 1953 में इन्होंने प्रयोग किए थे शिक्षा में यहाँ पर, ठीक है। 1953 में, याद रखना किससे संबंधित है, स्टीफन कोरे से। कब किए थे इन्होंने, 1953, 1953, याद रखिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान से ये संबंधित है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग की बात की गई है, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग की बात की गई है। जो बच्चे तेजी से सीखते हैं, फास्ट लर्नर्स, स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड चिल्ड्रन या क्रिएटिव लर्नर्स। देखिए रचनात्मक बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण नहीं चाहिए, न प्रतिभाशाली के चाहिए, फास्ट लर्नर, ये तीनों आपको पता चल गया, एक ही कैटेगरी के बालक हो गए। लेकिन जो स्लो लर्नर्स होते हैं भाई, धीरे धीमे जो बच्चे सीखते हैं, उनको उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता, शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। रेमेडियल लर्निंग या रेमेडियल टीचिंग की जो आवश्यकता होती है वो किनको होती है भाई, जो बच्चे धीमे धीमे सीखते हैं, स्लो लर्नर्स जो होते हैं। तो क्वेश्चन 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 7 पर आते हैं। 7 पाने से पहले अगर भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करते चलो, और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी आप लोगों को वहां पर लगातार मिलती रहेंगी भाई। तो टेलीग्राम चैनल सभी को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, चैनल भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं भाई 7 पर, 7 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। क्या शिक्षण की खेलकूद विधि, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए थ्योरीज ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन 2 प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर। ऑप्शन 3 है सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत। और फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पर। क्या पूछा है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो आधारित है भाई वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी
वृद्धि और विकास का सिद्धांत हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 7 पर आएंगे भाई। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया भाई कि राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये जो समिति बनाई गई थी एनसीएफ 2005 के लिए, जो कमेटी बनाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? इजी सा क्वेश्चन है, सभी ने इसका पढ़ा हुआ है। प्रोफेसर यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल, ठीक है ना। 2005 से संबंधित यही है, यही उसके अध्यक्ष थे। अच्छा, कमेंट में एक चीज बताइए, कमेंट में आपको फास्ट रिप्लाई करना भाई, जल्दी सभी लोग रिप्लाई करेंगे। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो आई है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन है भाई, ये बताना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके अध्यक्ष कौन है। अगर एनईपी का वीडियो देखना है भाई तो चैनल पर मैं एनईपी का वीडियो डाल चुका हूं, देख लेना। कम से कम रीट में 4 से 5 क्वेश्चन एनईपी से 101% इस बार आप लोगों के पूछे जाने हैं, एमसीक्यू कराने हैं। उसकी प्रैक्टिस में किसी दिन लगभग 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा, आपका काम खत्म हो जाएगा, वहीं से पूछा जाएगा। थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मैं कंप्लीट करा चुका हूं उसकी थ्योरी। आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? आरटी एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट टाइम भी आरटी एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, अब भी पूछा गया है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आरटी एक्ट 2009 ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एनसीएफ 2005 और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, भाई इन तीनों से लगभग 10 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तीनों से लगभग 10 क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा बन जाए तो भाई हो सकता है ज्यादा भी बन जाए। तो ये जो पूछा गया है आरटी एक्ट, जो पूछा गया है कि आरटी एक्ट 2009 किस वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए है? 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15 या 6 से 14। तो ये है भाई 6 से 14 के लिए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है, इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन और बन जाता है कि कब लागू हुआ, ये कब लागू हुआ था भाई, कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, कई बार अलग अलग पेपरों में आया है, ये सुपर टेट में भी आ चुका है। यूपी का जो 69,000 भर्ती का एग्जाम हुआ था ना, सुपर टेट जो एग्जाम हुआ था 69,000 वाला, उसमें भी क्वेश्चन आया था भाई कि आरटी अधिनियम आरटी 2009 कब से लागू हुआ। लागू होने की डेट एग्जैक्ट याद रखनी है आपको, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ये दैहिक अभिप्रेरक को हम लोग प्राथमिक अभिप्रेरक भी कहते हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। ये दैहिक अभिप्रेरक जो है इनको प्राथमिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। प्राथमिक अभिप्रेरक या दैहिक अभिप्रेरक से मतलब हो गया जो चीजें व्यक्ति डेली करता है, डेली उसकी जो नीड है, ये दैहिक अभिप्रेरक या प्राथमिक अभिप्रेरक इनको हम लोग कह सकते हैं। तो डेली व्यक्ति क्या करता है भाई? उपलब्धि, अचीवमेंट व्यक्ति को डेली हासिल होते हैं क्या? या डेली भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद होती है। तो ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों के तीनों हमारे क्या है? दैहिक अभिप्रेरक हैं, प्राथमिक अभिप्रेरक हैं, प्राथमिक अभिप्रेरक हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। ये कैसे होते हैं? व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से ये संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें ज्यादा कुछ, अच्छा उपलब्धि के बारे में पूछ लिया जाए। उपलब्धि क्या है? तो एक ये सामाजिक अभिप्रेरक है। ये क्या है भाई? सामाजिक अभिप्रेरक है। ठीक है, सामाजिक अभिप्रेरक है। उपलब्धि क्या है? सामाजिक अभिप्रेरक है। और भूख, प्यास, नींद ये सभी किस में आ जाते हैं? ये सभी कष्ट भी इसी में आ जाएगा भाई। ठीक है, ये भी इसमें, यौन क्रिया जो है वो भी सभी कुछ किसी में आ जाएंगी, दैहिक अभिप्रेरक में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और रीट की नोट्स के लिए आप लोग, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज करना है, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक पेपर का लेते हो तो ये प्राइस रहेगा, दोनों के लिए 149 रहेगा। ठीक है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो देर न करते हो भाई, नोट्स को ले लो, धुआंधार प्रैक्टिस करो। और हम सिर्फ भाई पास होने के लिए नहीं, बल्कि बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ा सा फास्ट मैं इसलिए चलता हूँ क्योंकि भाई कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोग 30 क्वेश्चन को कम से कम समय में ही पूरा कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस
पर निर्भर करता है? शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? फटाफट बताओ भाई। टीचिंग स्टाइल पर निर्भर करता है, कोर्स के कंटेंट पे करता है, लैंग्वेज पे करता है, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे करता है? द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन टीचिंग स्टाइल, कोर्स कंटेंट, लैंग्वेज और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। किस पर करता है भाई? शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार जो है ये अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। किस पर करता है? अध्यापन शैली पर ही निर्भर करता है। तो क्वेश्चन 11 के लिए क्या आंसर बना हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है अध्यापन शैली, टीचिंग स्टाइल करेक्ट आंसर बन गया। क्वेश्चन 12 आरटी अधिगम। देखिए आरटी एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, इससे क्या पूछ लिए गए? 2 क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए गए हैं। क्या पूछे गए हैं? 2 क्वेश्चन भाई यहां पर पूछे गए हैं कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात क्या होगा? किसके लिए पूछा है? पीआरटी के लिए पूछा है भाई। टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होगा आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग? तो अभी अभी मैंने बताया था आरटी एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसमें 7 अध्याय हैं भाई। क्या है? 7 अध्याय हैं इसमें। इसमें 39 धाराएं भाई। 39 क्या है? 39 इसमें धाराएं हैं। और रेशियो जो होना चाहिए टीचर स्टूडेंट रेशियो, ये 30:1 यानी कि 30 स्टूडेंट पर एक टीचर हमारा होना चाहिए। और ये बात कही गई है धारा 25 में। ये किसमें कही गई है? धारा 25 में भाई ये बात कही गई है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है 1:30 होना चाहिए। और भाई हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश इस चीज को पूरा नहीं करता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बार बार अपने भाषण में एक ही बात कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो शामिल है। बेचारे हमारे बड़े भाई बहन शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को मिलाकर ये अनुपात समानुपात बराबर कर देते हैं। जब सैलरी देने की बारी आती है तो सैलरी के नाम पर उनको क्या दिया जाता है आप लोगों से छिपा नहीं है। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। मिड टर्म एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एग्जाम क्या होते हैं? आपके मिड में भी होता है और ईयरली भी होते हैं, और इसके बीच में भी एग्जाम चलते रहते हैं। इसके बीच में भी एग्जाम चलते रहते हैं। तो जो मिड टर्म का एग्जाम होता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं, समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। ये किसके अंदर आएगा? समेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर क्या आ जाते हैं? आपके जितने भी क्रिएटिव असेसमेंट होते हैं, नॉन रिफ्लेक्स्ड असेसमेंट होते हैं, या डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होते हैं, ये सभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट होते हैं। ये किसके पार्ट होते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट के ये पार्ट होते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत है? ये 4 रोग दे रखे हैं भाई। इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो भाई वंशानुगत है, यानी कि जन्म से ही आ जाता है? किसी के पेरेंट्स को हो, नाना नानी को हो, दादा दादी को हो, तो कौन सा रोग आने की संभावना भाई रहती है? कौन सा रोग आने की संभावना रहती है? तो भाई कौन सा है? एडीएचडी, फेनिकिटोन्यूरिया, पार्किंसंस और एचआईवी। ठीक है, तो इनमें से जो है ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पीकेयू भी बोलते हैं, इसको पीकेयू बोलते हैं। इसमें कई तरीके की बच्चे को बीमारी हो जाती है, जैसे कि हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चे को, बौद्धिक विकलांग कह सकते हैं, यानी सोचने समझने की क्षमता बच्चे की कम रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वेट है ये काफी कम रह सकता है। ठीक है, और कुछ और कह सकते हैं, इसमें हार्ट संबंधी प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, बच्चे का सिर छोटा रह सकता है। ये कई टाइप की प्रॉब्लम इसमें बच्चे को हो जाती हैं, जैसे सिर का छोटा होना, बच्चा जब पैदा होता है वेट में कमी, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। किसमें? पीकेयू में। ये भाई कैसी है? वंशानुगत रोग है। नाना नानी से आ सकता है, किसी के नाना नानी को तो भी हो सकता है, दादा दादी को हो, पेरेंट्स में आ जाता है, पेरेंट्स से भी आ सकता है, कैसे भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा है? भाटिया बैटरी, रोशा परीक्षण, WAIS और रेवन का SPM। रेवन का SPM ये पूछा है बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा है भाई? जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है भाई, किसने किया था? सबसे पहले तो ये बताओ इनका किसने किया था? निष्पादन जो किया था
वो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, किसके द्वारा और कब किया गया था? तो ये किया गया था भाई 1955 में। कब? 1955 में। किसने किया था? सीएम भाटिया ने। सीएम मत समझ लेना, चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना, इनका नाम था भाई सीएम भाटिया। तो भाटिया बैटरी, क्या? भाटिया बैटरी, याद रखना भाटिया बैटरी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट आंसर भाटिया बैटरी बनेगा। और इसमें कितने प्रकार के? 5 प्रकार के बौद्धिक उपपरीक्षण होते हैं भाई। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के अंदर होते हैं। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते। मैंने क्या बताया था भाई? विकास कैसा है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है, यानी कि जब आप प्रसव पूर्व, या सॉरी, जब हम कह सकते हैं जब मां के गर्भ में आप होते हो, गर्भ से ही शुरू होता है और मृत्यु तक भाई चलता रहता है। क्या? विकास, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। ये कैसा होता है? गुणात्मक होता है, मात्रात्मक भी ये होता है। और 2 व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। व्यक्तिगत विभिन्नता दोनों के अंदर पाई जाएगी। कोई जन्म से, या कह सकते हैं कोई शरीर से होगा, कोई बुद्धि से होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा। तो 2 व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता हमेशा पाई जाएगी। किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। बिल्कुल, बालकों में भाई क्या रहता है? क्रम एक सा ही रहता है। क्रम क्या है? एक सा ही रहता है। सभी बच्चों में क्रम हमेशा क्या रहेगा? एक सा ही रहेगा। पहले क्या होता है? बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं, ठीक है ना, बच्चा चलना भी शुरू करता है, तो एक ही क्रम में होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले दौड़ने लग जाएगा बाद में घुटना चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। कथन विकास के सिद्धांत क्यों करता? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या करेक्ट आंसर बनेगा भाई? समान प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन 17, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? पियाजे भाई, पियाजे से बहुत ज्यादा लगाव है भाई सीटेट वालों को। सीटेट सीबीएसई को बहुत लगाव है पियाजे से। कुछ आए या ना आए, एक क्वेश्चन पियाजे से जरूर आता है। और रीट में भी देखा गया, रीट हो चाहे आपका यूपी टेट हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि जीन पियाजे से क्वेश्चन ना बने। तो सबसे पहले याद रखिएगा भाई, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कितनी अवस्था बताई थी। तो इन्होंने अवस्था बताई थी 4। कितनी अवस्था बताई थी? 4। और भाई चारों को क्रम से आपको याद करना है। ऐसे क्रम से याद करने में बहुत कठिनाई आप लोगों को होती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मैंने देखा है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है भाई, छोटी सी ट्रिक है। कुछ याद मत करना, एक चीज याद कर लेना, ठीक है? SPCF इतना तो याद कर लोगे। SPCF इतना याद कर लो बस। इनकी चारों अवस्थाएं हो गई, इनकी चारों अवस्थाएं हो गई। कुछ याद मत करना। सबसे पहले याद रखना, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली है S, दूसरी है P, तीसरी है C, चौथी है F। अच्छा, अब इनमें एज और बता देता हूं। S चलती है 0 से 2 वर्ष, P चलती है 2 से 7 वर्ष, ये चलती है 7 से 11 वर्ष और 11 से 18 वर्ष, ये ऐसे चलती है भाई, ठीक है? इसमें ये एज और याद रखना। अब चलिए, S क्या है भाई? सेंसरी मोटर, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, ये 0 से 2 साल तक चलेगी। इसके बाद मैंने बताया था P, यानी पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, ये चलती है 2 से 7। इसके बाद मैंने बताया C, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चलती है 7 से 11। और लास्ट होती है भाई F, यानी फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ये चलती है 11 से 18। तो मैंने सब कुछ बता दिया जीन पियाजे से संबंधित, और कुछ नहीं पूछेगा इससे ज्यादा। जीन पियाजे से न तो सीटेट में पूछ सकता है इससे ज्यादा, ना आप लोगों से यूपी टेट में पूछेगा, ना सुपर टेट में पूछेगा, ना ही रीट में पूछेगा। क्या पूछेगा? कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 दी हैं। जीन पियाजे किससे संबंधित है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। कितनी अवस्थाएं दी? 4 दी। कौन कौन सी? SPCF याद रखनी है। S यानी सेंसरी मोटर कहां तक होती है? 0 से 2 ईयर्स तक होती है। P पोस्ट ऑपरेशनल कहां तक चलती है भाई? 2 से 7 चलती है। C कंक्रीट ऑपरेशनल कहां चलती है? 7 से 11 चलती है। और लास्ट संवेदी पेशी अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 18 चलती है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ सकता कहीं से भी। जीन पियाजे से इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। यही 5-6 चीज पूछता है। सभी मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट वार्डम कर दिया पूरे क्वेश्चन का।
18 में क्वेश्चन पे आ जाओ, आनुवंशिकी के जनक कौन है भाई, इजी सा क्वेश्चन है, ईवीएस में पूछ लिया था, यही क्वेश्चन इन्होंने सीडीपी में डाल दिया। अब एग्जामिनर को ये सोचना चाहिए एटलीस्ट ये क्वेश्चन यहां डालने का क्या मतलब बनता है, कोई मतलब बनता है, कोई सेंस है कि एग्जामिनर सीडीपी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, भाई समझ से बाहर है। पता नहीं कौन सा नशा करके साले ये लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है भाई, ग्रेगर मेंडल, मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। 18 का क्वेश्चन ए जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा रेलवे का नोटिफिकेशन जारी किया गया, रेलवे टीचिंग का नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। उन्होंने तो ज्यादा ही नशा करके बैठा था जिसने नोटिफिकेशन चिपकाया है, उन्होंने पीआरटी में बीएड को अलाउ कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी। साले जाने कह नहीं सकते ना कौन से लेवल का नशा करके इस लेवल पर वो लोग बैठ चुके हैं कि वो क्या बना रहे हैं, क्या बच्चों को दे रहे हैं, उनको ये तक होश नहीं है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि लास्ट टाइम का जो नोटिफिकेशन था उसमें बस डेट चेंज कर दिया, ना कुछ पढ़ा ना कुछ उन्होंने किया। केवीएस को कॉपी कर दिया है, पेडागोजी में केवीएस को कॉपी किया गया, कुछ भी नहीं, एक लेटर इधर से उधर नहीं किया। मेहनत करना ही नहीं चाहते, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है बस इनको। चलिए क्वेश्चन 19, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। ये भाई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स और जीन पियाजे। तो भाई आप सभी को पता है किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अब्राहम मैस्लो पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, अभी अभी बता कर आया हूं। जीन पियाजे अभी अभी पढ़ा कर आया हूं। ठीक है, सभी नाम वही मिलेंगे, बस एक बार पढ़ लो और किसी के अलग नहीं है। रीट ले लो, यूपी टेट ले लो, एमपी टेट ले लो, कहीं की सीट भाई पेडागोजी पढ़ लो, सॉरी ये आप बाल विकास पढ़ लो, सभी का सेम है। थोड़ा बहुत सीटेट में अंतर आ जाता है, सीटेट में थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी की सभी बुक एक जैसी है, कहीं के लिए कुछ भी पढ़ लो, सब कुछ सेम है। तो सिगमंड फ्रायड जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सिगमंड फ्रायड बन जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या बताया था भाई, मानव स्वभाव, मनुष्य की जो स्वभाव की प्रकृति होती है उनकी क्या बताया था इन्होंने, 3 क्या बताए थे, 3 इन्होंने प्रकार की स्वभाव की उत्पत्ति बताई थी। कौन कौन सी, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये पूछ लिया जाता है। कौन कौन से बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये पूछ लिए जाते हैं भाई। ठीक है, ये याद रखना, ये किसने बताए थे भाई, सिगमंड फ्रायड ने बताए थे, याद रखना। ठीक है, याद रखना, हिंदी में भी याद रखना इनको। इद हो जाता है, अहम हो जाता है, पराहम हो जाता है। ठीक है, ये सब पूछे गए हैं, ये तीनों के तीनों भी पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, एक और चीज, ये किससे रिलेटेड है, ये चेतन से रिलेटेड है, चेतन मन, ये अचेतन मन, ये अचेतन मन से रिलेटेड है, अचेतन मन, और ये अर्धचेतन। तीनों को याद रखना, किसी भी तरीके से पूछ ले, तीनों को याद रखना। ठीक है, मैंने तीनों बता दिए। इड को क्या कहा जाता है भाई, चेतन मन होता है इड, या इदम आ जाएगा, ईगो, अहम कहते हैं इसको, ये किससे है, अचेतन मन से रिलेटेड है। तीसरा है सुपर ईगो, सुपर ईगो को पराहम कहते हैं, अर्धचेतन मन से रिलेटेड है, किससे, अर्धचेतन से रिलेटेड है। तीनों के तीनों मैंने आप लोगों को बता दिए। क्वेश्चन 20 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं भाई। A 10 years old child has mental age of 12, then what would be his IQ? IQ पूछा है, कल मैंने फॉर्मूला बताया था IQ का। IQ कैसे निकाली जाती है भाई, IQ कैसे निकालते हैं, बुद्धि लब्धि कैसे फाइंड करते हैं। IQ इक्वल क्या होता है भाई, मेंटल एज, मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन होती है आपकी रियल एज यानी कि वास्तविक एज जो है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु हो जाएगी, वास्तविक रियल एज जो है वास्तविक आयु, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 100 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो बच्चे की 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितनी है भाई, IQ निकालना है बच्चे का। तो मेंटल एज दे रखी है 12 अपॉन रियल एज जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 टाइम और 10 का मल्टीप्लाई किया तो IQ क्या निकला बच्चे का IQ जो निकला 120 निकला। कितना निकला, 120 जो है बच्चे का IQ निकल आया। क्या निकला भाई, बच्चे का IQ जो है 120 निकल आया। ठीक है, अच्छा मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसने दिया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानसिक आयु का विचार किसके मन में आया या किसने दिया, तो भाई ये दिया था बिने ने। किसने दिया था, साइमन बिने ने दिया था। कब दिया था, 1908 में, 1908 में। बट इस फॉर्मूले की बात की जाए, ये जो फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया,
तो ये फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने। किसने? स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। विचार किसके मन में आया था? सबसे पहले विचार आया था बिने के, साइमन बिने के मन में 1908 में, लेकिन फॉर्मूला दे दिया स्टर्न ने 1912 में। चलिए क्वेश्चन 21 पाएंगे। उससे पहले भाई इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हो रीट के, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2, दोनों के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये प्राइस रहेगा एक पेपर के लिए, दोनों के लिए ये प्राइस रहेगा। ठीक है भाई, नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग भाई नए हैं चैनल पर या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, फटाफट से जाकर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। भाई जो जैविक कारक नहीं है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है, वो बता देना है। ठीक है, तो पहला भाई आनुवंशिकता है भाई, जन्मजात स्वभाव बिल्कुल है, अभिभावक बालक संबंध ये नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल है। तो जो नहीं है यही पूछा गया है। 21 नहीं था, सॉरी सी नहीं था, तो सी ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 पे आते हैं। क्वेश्चन 22 डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? ट्रोसोमी 20, ट्रोसोमी 21, XXY क्रोमोसोम और ट्राइसोमी 22। तो एक चीज याद रखिएगा, बच्चा जब क्या करता है, बच्चा 46 क्रोमोसोम्स ग्रहण करता है। बच्चा क्या करता है? 46 क्रोमोसोम्स ग्रहण करता है, जिसमें से 23 लेता है वो अपनी मदर से, 24 लेता है, तो सॉरी 23 लेता है मदर से, और 23 ही लेता है वो कितने से? अपने फादर से लेता है। 23 लेता है वो मदर से। अगर एक क्रोमोसोम बच्चे में एक्स्ट्रा आ जाता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है उसको ही डाउन सिंड्रोम कहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम उसे ही कहा जाता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास देरी से होता है। ऐसे बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास कैसा होता है भाई? देरी से होता है। बौद्धिक व शारीरिक विकास कैसा होता है भाई? देरी से होता है, याद रखिएगा। बौद्धिक व शारीरिक विकास कैसा होता है? देरी से होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर हमारे 21 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विश्वसनीयता की अवधारणा से आदेश है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता और गणना की समरूपता। तो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स करेक्ट आंसर बनेगा 23 का सी। क्वेश्चन 24 निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बताना है। तो याद रखिएगा भाई, MMPI एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, ठीक है, याद रखना। ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, ठीक है, याद रखना भाई। और बाकी के 3 क्या है? TAT, SCT और ड्रॉयमैन। ये सभी प्रक्षेपीय परीक्षण है। ये सभी कैसे हैं? प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। और MMPI जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि ये नहीं है और नहीं पूछा गया था। आजकल आपने देखो ट्रेंड क्या चल रहा है भाई, नेगेटिव ऑप्शन पूछने का चल रहा है। 4 ऑप्शन डाल दे और उनमें से एक नहीं है, ये पूछा जाता है आप लोगों से। क्वेश्चन 25 बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड ब्रेस्टर, एरिक एरिक्सन। तो भाई जो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, ये किया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ये किसके द्वारा किया गया था? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था। पहले इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। पहले क्या बताया था उन्होंने? ये बताया था मनुष्यों में 8 प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। बाद में इन्होंने अपने ही सिद्धांत को पलट दिया। इन्होंने फिर बाद में क्या कर दिया? 9 प्रकार की बता दी। तो अब फाइनल इनके द्वारा कितने प्रकार की बुद्धि पाई जाती है मनुष्य के अंदर? 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। कोई मूर्तिकार है, मूर्तिकार, कोई क्या है? मूर्तिकार है, कोई मूर्ति बनाता है, ठीक है। तो मूर्तिकार में हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, कोई अगर मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार जो है, उसमें हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी
मूर्ति कौन सी बुद्धि पाई जाएगी। अच्छा एक और बता देना है, एक हो गया। दूसरा जो LIC एजेंट होते हैं, जीवन बीमा, मरने के बाद भी, मरने के साथ भी, है ना, सुना होगा, जो भाई आपकी और आपकी फैमिली को आपके मरने के बाद फायदे बताते हैं कि क्या फायदा मिलने वाला है। तो जो LIC एजेंट होते हैं इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। बाकी के तो आप बता ही देते हो, बाकी की बुद्धि तो आप लोग बता ही दोगे, ठीक है। कोई मैथ के सवाल अच्छे जल्दी सॉल्व कर लेता तो आप बता ही दोगे भाई किस प्रकार की बुद्धि है। आप दोनों बताना, एक LIC एजेंट जो होते हैं इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो आपको बीमा देते हैं, दूसरा मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। दोनों आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन 26 NCF से देखिए, एक क्वेश्चन हो गया, NCF से दूसरा आ गया, और 2 क्वेश्चन RT एक्ट से भी आ चुके हैं। तो 4 क्वेश्चन सिर्फ 30 क्वेश्चन में से पूछे गए थे, और मैंने तो भाई बस 10 क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने तो बोला 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3 चीज में से, जबकि एक सब्जेक्ट में ही 4 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। तो NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। क्या मतलब है भाई, क्लासरूम लर्निंग रॉन्ग हो गया, मैथमेटिजाइजेशन ऑफ चाइल्ड थिंकिंग, कोर्स कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की विषय वस्तु रॉन्ग ऑप्शन, बालक के चिंतन का गणितीकरण। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, 26 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 27 पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। किस सिद्धांत से संबंधित है भाई, बच्चे को दंड दे रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं भाई, दंड दे रहे हैं। सामाजिक सीखना, ऑपरेशनल कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग या कॉग्निटिव थ्योरी। सामाजिक सीखना क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन और कॉग्निटिव सिद्धांत। तो आप जानते हैं भाई पारितोषिक तथा दंड यानी कि किसी को रिवार्ड या पनिशमेंट से सिखाया जाना किसके अंदर आ जाता है, ऑपरेशनल कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंदर आता है। किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। BF स्किनर कहां के थे, ये आपको कमेंट में बताना, BF स्किनर कहां के थे, जल्दी बताओ। अच्छा, इनके अनुसार क्या होता है, पुनर्बलन के 2 प्रकार होते हैं। पुनर्बलन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला प्रकार होता है भाई सकारात्मक। पहला प्रकार कौन सा है, सकारात्मक, जिसमें बच्चे को आप क्या कर सकते हो भाई, गिफ्ट दे सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक क्या कर सकते हो, बच्चे से बोल दो कि जा ऊपर हाथ खड़े कर ले, जा इस होमवर्क को 10 बालक, यानी कि पनिशमेंट इसमें हम लोग देते हैं। तो पुनर्बलन कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया था, BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित कौन सा नहीं है, क्वेश्चन 28 में बताना है कौन सा बाल्यावस्था के संबंधित नहीं हो। बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है, 6 से 12 साल तक बाल्यावस्था चलती है, ठीक है, 6 से 12 साल तक, ठीक है। कि बच्चे को क्या कहेंगे, बाल्यावस्था में है, उसको हम लोग कह सकते हैं। पूर्व अनुभव, रिफ्लेक्टिंग, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। देखिए 6 से 12 साल का बच्चा आर्ग्यूमेंट भी करेगा, इमेजिनेशन भी करेगा, रिफ्लेक्शन भी करेगा, बस पास्ट एक्सपीरियंस इसके पास नहीं होता। तो यही हमारा नकारात्मक ऑप्शन था, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन 28 का ऑप्शन 1 बन जाएगा। ऑप्शन 1 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद है तो लाइक शेयर करते चलना भाई, सभी लोग लाइक एंड शेयर करते चलना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या रचनात्मकता। तो भाई क्या होता है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है, अचीवमेंट्स, यानी कि उपलब्धि जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। उपलब्धि जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। 30वें क्वेश्चन पर आएंगे, उससे पहले भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था फटाफट से जाकर भाई चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब आप लोगों को चैनल को कर लेना, ठीक है। और रीड्स के नोट्स मिल जाएंगे, इस नंबर पर मैसेज कर देना, रीड के नोट मिल जाएंगे। एक लेने हैं 149.99, दोनों लेने हैं 149 में मिल जाएंगे, ठीक है। PRT जूनियर दोनों के नोट्स अवेलेबल यहाँ पर आप लोग के लिए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। भाई ये
आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसका आंसर मैं क्या दूं भाई, आप ही दे सकते हो। जिस स्टेज पे आप हो, जिस चीज को आप फील कर रहे हो, व्यवसायिक समायोजन, ठीक है ना, व्यवसायिक समायोजन, इस समय पर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ना, बिल्कुल हो रही है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर भाई आपको देना है। इसका करेक्ट आंसर चारों में से आपको देना है। 100% स्टूडेंट का सही आंसर आना चाहिए भाई। अगर एक स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर देता है तो भाई मेरी नजरों में वो पढ़ाई छोड़ दे। बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी, क्योंकि आप इस स्टेज पे हो इस समय, इससे बड़ी हिंट मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। और जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आप जुड़ जाइए। धुआंधार पढ़ाई करते रहिए भाई, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। एक सीट आपको लेनी है, एक सीट हर बार इस बार आपको लेनी है। अपना, अपने घर वालों का सपना इस बार आप लोग को पूरा करना है। जोश और जुनून कब नहीं होना चाहिए, जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता। यही जोश, यही जुनून आप लोग का बरकरार रहना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।